गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली वही स्टार्टेड विद मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हमने क्या स्टार्ट किया था आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। और इसमें हमने मेनली किसके बारे में डिस्कस किया था? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ लिया था और ग्लाइकोलिसिस की रेगुलेशन। ठीक है, तो वी स्टडीड अबाउट ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज इट्स रेगुलेशन। ठीक है, तो फिर हमने कुछ पॉइंट्स भी देखे थे कि जैसे ग्लाइकोलिसिस में आपको जैसे मैग्नीशियम आयन चाहिए होता है। ठीक है, जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जैसे क्या डिस्कस किया था आपका कि आइसोजाइम्स का हमने कंसेप्ट देखा था। ठीक है, जैसे हेक्सोकाइनेज 1 to 4 होते हैं। जैसे हमने ग्लूकोकाइनेज बोलते हैं हेक्सोकाइनेज 4 को। उसकी काइनेटिक और रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, ये सिर्फ क्या शो करता है? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, कि बाकी जो भी आपके वो दे कैन एंटर इनटू सम अदर पाथवे जो इंटरमीडिएट्स हैं। बट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट सिर्फ क्या दिखाता है? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखो, एक तो हम नेट रिएक्शन देखते हैं कि जो नेट रिएक्शन हुई थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ग्लूकोज से दो पायरुवेट बने थे, दो ही एनएडीएच बने थे, दो ही एटीपी बने थे। ठीक है, तो नेट रिएक्शन हमारी क्या थी कि वो स्टार्टेड विद ग्लूकोज। ठीक है, इसमें हमारे 2 NAD पॉजिटिव यूज हुए। ठीक है, +2 ADP+2 फॉस्फेट, +2 ADP +2 फॉस्फेट, and it give rise to 2 pyruvate plus 2 NADH +2 H positive +2 ATP +2 water, +2 ATP +2 water। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन जो हमारी ग्लाइकोलिसिस की है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है, इस रिएक्शन को हम डेल्टा जी की टर्म्स में दिखाते हैं। ठीक है, डेल्टा जी क्या होता है आपका? चेंज इन फ्री एनर्जी। डेल्टा जी क्या होता है आपका? चेंज इन फ्री एनर्जी। चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है, जैसे हम दो रिएक्शंस लिखते हैं, जैसे एक मैंने लिखा ग्लूकोज +2 NAD पॉजिटिव, ग्लूकोज +2 NAD पॉजिटिव, इट गिव राइज टू 2 pyruvate +2 NADH +2 H पॉजिटिव, 2 pyruvate +2 NADH +2 H पॉजिटिव। मान लो ये जो रिएक्शन हुई है इसके लिए जो डेल्टा जी है। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया कि इट इज ए डेल्टा G1 लिख दो आप, डेल्टा G1 नॉट। ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा G1 नोट है वो है -146 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और साथ में हमें पता है क्या बने हैं? दो एटीपी। सो 2 ADP +2 PI गिव राइज टू 2 ATP। ठीक है, मान लो इसके लिए जो डेल्टा G2 नोट है, इसके लिए आपका जो डेल्टा G2 नोट है। ठीक है, क्योंकि एक एटीपी फॉर्मेशन के लिए 30.5 होता है, तो क्योंकि यहां पर 2 ATP बने हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज 2 × 30.5 इज 61 किलो जूल पर मोल। ठीक है, एक्चुअली ये तो आपको वैसे भी याद होना चाहिए। मतलब एटीपी फॉर्मेशन का डेल्टा जी कितना होता है? +30.5। ठीक है, लेकिन जब एटीपी का ब्रेकडाउन होता है किसके अंदर? ADP+PI में, उसके लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होती है वो होती है -30.5। ठीक है, -30.5 किलो जूल पर मोल। बट लेकिन यहां पे तो एटीपी फॉर्मेशन हो रही है, तो उसका डेल्टा जी क्या आपका? पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब एटीपी ब्रेकडाउन के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है, लेकिन एटीपी फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी आपका पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो अगर हम ओवरऑल देखें। ठीक है, ओवरऑल। ठीक है, ऑब्वियसली यहां पे आप साथ में 2 वाटर भी लिख दो। ठीक है, तो देखो अब हमारी रिएक्शन क्या बन गई। ठीक है, ग्लूकोज +2 NAD पॉजिटिव +2 ADP +2 फॉस्फेट, इट गिव राइज टू 2 pyruvate
प्लस 2 NADH प्लस 2 H पॉजिटिव प्लस 2 ATP प्लस 2 वाटर। ठीक है, ये नेट हमारा जो ग्लाइकोलिसिस में आना था। अब देखो अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू देखें तो डेल्टा जी क्या है आपका, अगर हम दोनों रिएक्शन को कपल करें, एक्चुअली डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो हम बोलते हैं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू इफ इट इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कैसी है आपकी, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी है आपकी, स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी अगर आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी है आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी है आपकी, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, और डेल्टा जी हमें जैसे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता। ठीक है, जैसे डेल्टा जी आपको सिर्फ ये बता रहे कि वो रिएक्शन खुद से होगी या उसके लिए एनर्जी चाहिए, ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि किस स्पीड से हो रहा है, वो हमें डेल्टा जी नहीं बताता। अब देखो क्या, अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन को देखूं तो इसका मतलब वो तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन दूसरी रिएक्शन क्योंकि उसका डेल्टा जी पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर हम ओवरऑल डेल्टा जी की वैल्यू निकालें, ठीक है, डेल्टा जी ओवरऑल, तो वो हमारा कितना आ रहा है, -146 + 61, इट कम्स आउट टू बी -85 kJ/mol। तो ये क्या शो कर रहा है, रिएक्शन कैसी है आपकी, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन कैसी है आपकी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो अगर मैं वैसे देखूं तो एटीपी की जो फॉर्मेशन है वो कैसा प्रोसेस होता है आपका, इट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको ना वैसे भी याद होना चाहिए कि एटीपी का बनना, उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू 30.5 है, लेकिन जब एटीपी का ब्रेकडाउन होता है उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू -30.5 है। ठीक है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक दो पॉइंट्स देखते हैं। अब देखो क्या होता है कि चलो हमने तो स्टार्ट स्टार्ट किससे करा था, ग्लूकोज से, वो स्टार्टेड विद ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, जैसे मान लो ग्लाइकोजन या स्टार्च है, ठीक है, वो कैसे, उनका डिग्रेडेशन होने के बाद क्या बनता है। ठीक है ना, जैसे अब हमें पता है कि हमने स्टार्च लिया तो स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा तो उससे हमें ग्लूकोज मिलेगी, फिर उसका उससे उसका हम क्या कराते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो इसमें जैसे आप लिखिए एंडोजिनस ग्लाइकोजन, एंडोजिनस ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। ठीक है, एंडोजिनस ग्लाइकोजन and starch are degraded by phosphorylation. Endogenous glycogen and starch are degraded by phosphorylation. Are degraded by phosphorylation. Endogenous glycogen and starch are degraded by phosphorylation. मतलब ग्लाइकोजन और स्टार्च की कैसे डिग्रेड होती हैं, बाय फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब इसमें लिखिए आप पॉइंट वगैरह। जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन एनिमल टिश्यूज। ठीक है, ग्लाइकोजन stored in animal tissues, comma in microorganisms, comma in microorganisms, microorganisms can be mobilized, can be mobilized for use within the same cell, for use within the same cell, within the same cell
by a phosphorolytic reaction, by a phosphorolytic reaction, phosphorolytic reaction catalyzed by glycogen phosphorylase, catalyzed by glycogen phosphorylase, glycogen phosphorylase, ठीक है। और प्लांट्स में बेसिकली क्या होता है आपका स्टार्च फॉस्फोराइलेज, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है आपका स्टार्च फॉस्फोराइलेज इन प्लांट्स, स्टार्च फॉस्फोराइलेज इन प्लांट्स, इन प्लांट्स, ठीक है। फॉस्फोरोलाइटिक रिएक्शन ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज होता है किसके अंदर, ऑब्वियसली एनिमल्स के अंदर, क्योंकि ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन कराना, और प्लांट में क्या होता है स्टार्च फॉस्फोराइलेज। अब ये एंजाइम करता क्या है, तो लिखिए दीज एंजाइम्स catalyze, these enzymes catalyze an attack by phosphate, catalyze an attack by phosphate on the alpha 1 4, on the alpha 1 4 glycosidic linkage, glycosidic linkage, alpha 1 4 glycosidic linkage that joins the last two glucose, that joins the last two glucose units, last two glucose units at non-reducing end, at non-reducing end, comma, generating glucose 1 phosphate, generating glucose 1 phosphate। अब वो होता है ना, अब ग्लूकोज किस फॉर्म में निकल रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में, जनरेटिंग ग्लूकोज 1 फॉस्फेट and a polymer, and a polymer 1 glucose unit shorter, and a polymer 1 glucose unit shorter, 1 glucose unit shorter। वो है ना कि उसने क्या निकाल दिया उसमें से, ए ग्लूकोज। अब ग्लूकोज किस फॉर्म में आ रहा है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में, ठीक है। अब होता क्या ना, ये तब तक रिमूव करता जाएगा जब तक, तब तक मतलब कोई ब्रांच ना आ जाए, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा था ना स्टार्च और ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग होती है, तो ये तब तक तो वर्क करता रहेगा। जैसे होता है ना आपके पास मल्टीपल ग्लूकोस हैं, तो हमने क्या पढ़ा था स्टार्च और ग्लाइकोजन में क्या होता है आपका, अब ब्रांचिंग भी होती है। जैसे मान लो यहाँ पे ब्रांचिंग हो रखी है, ठीक है। अब अगर इसने, क्योंकि ये वाला एंड नॉन रिड्यूसिंग होगा, ये रिड्यूसिंग होगा, तो वो यहां से रिमूव करता जाएगा 1 बाय 1, तब तक रिमूव करता रहेगा जब तक ब्रांचिंग ना आ जाए। क्योंकि ब्रांचिंग जब आ जाएगी तो फिर इस एंजाइम का एक्शन वहां पे रुक जाता है, फिर एक डी ब्रांचिंग एंजाइम ब्रांच को रिमूव करेगा, और उसके बाद फिर ये आगे ग्लूकोस यूनिट्स को रिमूव करता जाएगा, ठीक है। तो जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज है या स्टार्च फॉस्फोराइलेज है, ठीक है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंड इन ब्रैकेट और स्टार्च फॉस्फोराइलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज इन ब्रैकेट और स्टार्च फॉस्फोराइलेज
starch phosphorylase acts repetitively. Phosphorylase acts repetitively acts repetitively until it approaches an until it approaches an approaches an alpha 1,6 branch point. Alpha 1,6 branch point, comma, where its action stops. Where its action stops. तो जब ब्रांच आ जाती है तो एंजाइम का एक्शन स्टॉप हो जाता है, फिर आके एक डी ब्रांचिंग एंजाइम रिमूव्स द ब्रांचेस. A debranching enzyme removes the branches. A debranching enzyme removes the branches. ठीक है, एक डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा और वो क्या करेगा, ब्रांचेस को रिमूव करेगा. ठीक है, तो मतलब मेन देखो क्या है यहां पर, जो आया वो आया ग्लूकोस 1 फॉस्फेट. ठीक है, अब ग्लूकोस 1 फॉस्फेट तो ग्लाइकोलिसिस में एंटर नहीं कर सकता, तो इस ग्लूकोस 1 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ग्लूकोस 6 फॉस्फेट में. जैसे आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब ग्लाइकोजन या स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज किस फॉर्म में बाहर आता है, तो आपका आंसर क्या होगा, ग्लूकोस 1 फॉस्फेट. बट ऑब्वियसली अगर आपको इसको ग्लाइकोलिसिस में लेके जाना है तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्लूकोस 6 फॉस्फेट. ठीक है, और वो कौन कराता है, आपका फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. देयर इज एंजाइम जिसका क्या नाम है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोस 6 फॉस्फेट में जो कन्वर्ट करता है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज. ठीक है, तो इस तरह से आपका कौन एंटर करता है, ग्लाइकोजन और स्टार्च. ठीक है, ऐसे और भी शुगर्स होते हैं, जैसे मान लो फ्रक्टोज है. ठीक है, जैसे मान लो फ्रक्टोज की एंट्री करानी है. ठीक है, ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जैसे फ्रक्टोज है. अब फ्रक्टोज को हम सीधा ही किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट में. फ्रक्टोज को हम डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर देंगे, फ्रक्टोज. ऑब्वियसली इसमें एनर्जी लगेगी, आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में. ठीक है, और मेनली ये पाथवे होता है किडनी और मसल्स के अंदर. ठीक है, दिस इज अ मेजर पाथवे ऑफ फ्रक्टोज एंट्री. ठीक है, इट इज ए मेजर पाथवे ऑफ फ्रक्टोज एंट्री इन major pathway of fructose entry in muscles and liver. In muscles and liver. ठीक है, इस तरह से कौन एंटर करता है, आपका फ्रक्टोज. क्योंकि ऑब्वियसली है कि फ्रक्टोज को आप डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर दो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में. ठीक है, ऐसे जैसे मान लो मैनोज है, मैनोज को भी पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं मैनोज 6 फॉस्फेट में. मतलब ठीक है, जैसे देखो ना, अब अलग अलग शुगर्स हैं तो उनको किसी ना किसी फॉर्म में तो, क्योंकि हमने जो ग्लाइकोलिसिस के पाथवे पढ़े हैं तो हमें उसको किसी ना किसी ग्लाइकोलिसिस की फॉर्म में लाना पड़ेगा. ठीक है, या ग्लाइकोलिसिस पाथवे के अंदर जो इंटरमीडिएट्स हैं. अब जो मैनोज 6 फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाता है इसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में. फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम फॉस्फोमैनोज आइसोमरेज. यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है, आपका फॉस्फोमैनोज आइसोमरेज.
फॉस्फो मैनोज आइसोमेरेज, और मैनो 6 फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका फ्रक्टो 6 फॉस्फेट में, और ये फ्रक्टो 6 फॉस्फेट अब किस में एंटर कर जाएगा, ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, तो इस तरह से जो शुगर्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने आप एक दो एग्जांपल दिए, जैसे फ्रक्टोज का एग्जांपल लिया और हमने किसका एग्जांपल लिया यहाँ पर, मैनोस का। तो इन दिस वे दे आर एंटरिंग इनटू द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ठीक है, ये ग्राफ जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे ना कि के एम और वी मैक्स, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि एक ग्राफ किसका है, हेक्सोकाइनेस का, और एक है ग्लूकोकाइनेस का, जिसको हमने हेक्सोकाइनेस 4 बोला था। आप देख रहे हो ना, दोनों जैसे के एम भी ग्लूकोकाइनेस का ज्यादा है और वी मैक्स भी ग्लूकोकाइनेस का ज्यादा है। ठीक है, तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं ना कि काइनेटिक एंड रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्योंकि जो जो आइसोजाइम्स थे, रिएक्शन तो वो सेम कराते हैं, कि जैसे हमने कहा था कि वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही बनवाते हैं, बट डिफरेंस कहां पर आता है कि उनका के एम कितना है, आपका वी मैक्स कितना है। ठीक है, तो के एम और वी मैक्स दोनों ही ग्लूकोकाइनेस यानी हेक्सोकाइनेस 4 का ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा भी हुआ ना कि जो हेक्सोकाइनेस है उसका तो वी मैक्स कौन सी कंसंट्रेशन में जाती है, जो फास्टिंग ग्लूकोज कंसंट्रेशन होती है, जैसे दिखा रखा ना 5 मिलीमोलर, इस पे तो उसका वी मैक्स ही आ रखा है। ठीक है, मतलब नॉर्मली भी जो हमारे अंदर जैसे हम लिखते हैं ना, नॉर्मली जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होती है वो होते हैं 4.5 to 5 मिलीमोलर। जैसे 5 मिलीमोलर मतलब फास्टिंग वाली ग्लूकोज है, उसके ऊपर भी आपका जो वी मैक्स है, किसका वी मैक्स है, हेक्सोकाइनेस का। लेकिन आप देखो ना, जो ग्लूकोकाइनेस का वी मैक्स है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन के हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब 10 मिलीमोलर पे तो उसका क्या आ रहा है, वी मैक्स बाय 2। ठीक है, तो जब जो नॉर्मल ब्लड में ग्लूकोज होते हैं ना उस टाइम पे हेक्सोकाइनेस का तो वी मैक्स है, लेकिन ग्लूकोकाइनेस की एक्टिविटी जो है वो वैरी करती है अकॉर्डिंग टू द ग्लूकोज कंसंट्रेशन। जैसे जैसे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, आप देख रहे हो ना, इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसका तो अराउंड 20 मिलीमोलर पे जाके वी मैक्स अचीव हो रहा है, और 10 पे वी मैक्स बाय 2। ठीक है, मतलब सिंपली आपने ये याद रखना है कि के एम और वी मैक्स दोनों किसके ज्यादा होते हैं, आपके ग्लूकोकाइनेस की। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ना है, व्हाट इज द फेट ऑफ पायरुवेट अंडर एनारोबिक कंडीशंस। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ग्लूकोज से पायरुवेट बने। अब ये जो पायरुवेट है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन था, चाहे कंडीशन एरोबिक है चाहे एनारोबिक है। ठीक है, लेकिन जब भी हम एनारोबिक कंडीशंस की बात करते हैं, एनारोबिक मतलब अब ऑक्सीजन नहीं है, सो व्हाट विल बी द फेट ऑफ पायरुवेट अंडर एनारोबिक कंडीशंस। ठीक है, तो इसमें मेनली हम एक तो किसकी बात करते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, और दूसरा हम किसकी बात करते हैं, इथेनॉल फर्मेंटेशन की। ठीक है, मेनली हम किसकी बात करेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, कि जो पायरुवेट बना है या तो वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है या वो इथेनॉल में कन्वर्ट होता है। किसमें होता है, इथेनॉल में। ठीक है, दैट इज फेट ऑफ पायरुवेट अंडर एनारोबिक कंडीशन। ठीक है, अब जैसे क्या होता है ना, जो लैक्टिक एसिड है उसमें तो 3 कार्बन होते हैं, लेकिन जो इथेनॉल होता है उसमें 2 कार्बन होते हैं, मतलब इसमें डी कार्बोक्सिलेशन होगी। क्योंकि पायरुवेट में कितने कार्बन थे आपके, 3 कार्बन। पायरुवेट में कितने कार्बन थे, 3 कार्बन। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन नहीं होती है तो पायरुवेट इट विल अंडरगो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इथेनॉल फर्मेंटेशन। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हो, पायरुवेट इज द टर्मिनल असेप्टर इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, जैसा अब ये देखो, ये पायरुवेट है जिसका स्ट्रक्चर हमने देखा था CH3CO CO नेगेटिव। अब यहां पर आप देख रहे हो NADH एक यूज होगा, और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, एल लैक्टेट। ठीक है ना, जैसे आप इसमें देख सकते हो कि हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में है, ऑक्सीजन लेफ्ट में है, ये तो एल लैक्टेट है। ठीक है, तो सिंपली पायरुवेट जो है, क्योंकि उसमें से आप उसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, तो पायरुवेट जो है उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि पायरुवेट में आप जैसे एक कीटोन था,
कीटोन से आप अल्कोहल बना रहे हो, तो पायरुवेट की क्या हो रही है? रिडक्शन। क्या हो रही है? रिडक्शन। सो पायरुवेट इज रिड्यूस टू लैक्टेट। पायरुवेट रिड्यूस होके क्या बना दिया उसने? लैक्टेट। और इसका डेल्टा जी कितना गिवन है? -25.1। ठीक है, तो पायरुवेट, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक का रिडक्शन होता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है, तो पायरुवेट का तो रिडक्शन हुआ है, लेकिन NADH का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें इथेनॉल, ठीक है, अब ये पायरुवेट है, बट इसमें पहले डी कार्बोक्सिलेशन होती है। ठीक है, जैसे पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेस। ठीक है, और जैसे यहां पर आपको दिख रहा है TPP। एक्चुअली क्या होता है, जहां पर भी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होती हैं वहां पर TPP चाहिए होता है, बोला थायमिन पायरोफॉस्फेट। और जहां पर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होती है वहां पर क्या चाहिए होता है? बायोटिन। डी कार्बोक्सिलेशन में TPP, और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या चाहिए होता है? बायोटिन। क्या चाहिए होता है? बायोटिन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में TPP चाहिए होता है, और कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या चाहिए होता है? बायोटिन। तो आप देख रहे हो पायरुवेट से क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, और फिर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में फिर NADH दोबारा NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, तो एसिटाल्डिहाइड ने, एसिटाल्डिहाइड की रिडक्शन हो गई, क्या बन गया आपका? इथेनॉल। ठीक है, पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल। ठीक है, आया समझ में ये? ठीक है, तो पायरुवेट से पहले एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल। ठीक है, मतलब एक तरह से ये रिडक्शन हो रहा है। तो पायरुवेट से लैक्टेट बन रहा है तब भी रिडक्शन हो रहा है, और जब पायरुवेट से इथेनॉल बन रहा है तब भी क्या हो रहा है आपका? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो पायरुवेट से लैक्टेट जनरली हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारे मसल्स में बनता है। ठीक है ना, जब कंडीशंस क्या हो जाती हैं? एनारोबिक। ठीक है, और पायरुवेट से जो इथेनॉल है, जनरली जैसे हम ईस्ट की बात करते हैं, तो वो क्या करता है? पायरुवेट को किसमें कन्वर्ट करता है? इथेनॉल के अंदर। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर हमसे ये पूछा जाए कि लाइक वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ग्लूकोज, जैसे हमने ग्लूकोज से स्टार्ट कराया। ठीक है, तो अब मान लो कंडीशंस एनारोबिक हैं, तो ऑब्वियसली ग्लूकोज से ऑब्वियसली पहले पायरुवेट बनेगा, और पायरुवेट से फिर क्या बनेगा? ठीक है, पायरुवेट जो है आइदर इट विल अंडरगो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इथेनॉल फर्मेंटेशन, या तो वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दिखाएगा या वो इथेनॉल फर्मेंटेशन। आइदर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और इथेनॉल फर्मेंटेशन। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, तो आप बताओ कि नंबर ऑफ ATP और NADH कितने बनेंगे? नंबर ऑफ ATP एंड NADH। और अगर इथेनॉल फर्मेंटेशन होती है तब भी आप बताओ कितने ATP और NADH बनेंगे? नंबर ऑफ ATP एंड NADH। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कितने ATP NADH बनेंगे, और आपके इथेनॉल फर्मेंटेशन में? तो बताइए कितने ATP और NADH बनेंगे? एक क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन मान लो ये कि मान लो मैंने आपको कहा कि आपके पास 200 ग्राम ग्लूकोस है। ठीक है, आपके पास 200 ग्राम ग्लूकोस है,
तो आप ये बताओ कि 200 ग्राम ग्लूकोज से थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली कितने ग्राम इथेनॉल बनेगा? कितने ग्राम इथेनॉल बनेगा? 200 ग्राम ग्लूकोज से थ्योरेटिकली कितने ग्राम आपका इथेनॉल बनेगा? तो आपके पास 200 ग्राम ग्लूकोज है, तो उससे थ्योरेटिकली कितने ग्राम इथेनॉल बनेगा? अब देखो ना, ग्लाइकोलिसिस में दो पायरुवेट बने थे, ठीक है, तो ऑब्वियसली दो पायरुवेट से दो लैक्टेट बनेंगे या दो इथेनॉल बनेंगे। अब देखो जो रिएक्शन हमने पढ़ी है, अगर पायरुवेट से लैक्टेट बनता है तो NADH यूज हो रहा है, जब एक पायरुवेट से लैक्टेट बन रहा है, या एक पायरुवेट से इथेनॉल बनता है तो वहां पे भी यूज होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ग्लूकोज से स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली दो लैक्टेट बनेंगे, ठीक है, और दो इथेनॉल बनेंगे। अब आपको पता है कि जो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था उसमें दो ATP बने थे, दो NADH, ठीक है, लेकिन जब दो पायरुवेट से दो लैक्टेट बनाएंगे या दो इथेनॉल बनाएंगे तो दोनों NADH यूज हो गए, तो नेट सिर्फ इसमें हमें टू ATP ही मिलेंगे, NADH क्या होंगे, जीरो। सो नंबर ऑफ ATP विल बी टू, NADH विल बी जीरो। वो दोनों ही केस में होंगे, इसमें भी ATP टू होंगे और NADH क्या होगा आपका, जीरो, ठीक है। नंबर ऑफ ATP विल बी टू एंड NADH विल बी जीरो, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि 200 ग्राम ग्लूकोज से थ्योरेटिकली कितने ग्राम इथेनॉल बनेगी, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि ग्लूकोज का वेट कितना होता है, कितना होता है ग्लूकोज का वेट? तो वन ग्लूकोज से हमें कितने इथेनॉल मिल रहे हैं, टू। तो एक ग्लूकोज का वेट होता है 180, ठीक है, मान लो 180 ग्राम। और इथेनॉल का अगर हम देखें तो 24 + 5 29, 16 117 46, मतलब 180 ग्राम से हमें 92 ग्राम इथेनॉल मिलती है थ्योरेटिकली। तो अगर मेरे पास 200 ग्राम ग्लूकोज है तो उससे हमें कितना मिलेगा, 200 × 92/180, 200 × 92/180। तो करो इसको सॉल्व, कितना आएगा? तो 180 ग्राम से हमें कितनी मिलती है, 92 ग्राम्स। तो 200 ग्राम से कितनी मिलेगी, तो उसके लिए हमें 200 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 92 से डिवाइडेड बाय 180, 200 × 92 डिवाइडेड बाय 180। तो ये कितना आ रहा है, 102.2 ग्राम। मतलब वो आपको ना कोई भी अमाउंट दे सकता है, 200 ग्राम हो गया, 100 ग्राम हो गया, 5 ग्राम हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए 180 ग्राम से हमें थ्योरेटिकली कितने इथेनॉल मिलते हैं, 92 ग्राम। तो जितने भी अमाउंट गिवन है उससे हम अमाउंट ऑफ इथेनॉल जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में, बेसिक की पायरुवेट से लैक्टेट या इथेनॉल, ठीक है। जैसे चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने, इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल by fermentation in the absence of oxygen, yeast convert glucose to pyruvate and pyruvate to ethanol. Fermentation promotes glycolysis by, fermentation glycolysis को प्रमोट कैसे कर रहा है? बाय जनरेटिंग, अब वही है ना कि आपको पता है कि जब ग्लाइकोलिसिस हुआ था तो ग्लाइकोलिसिस के लिए हमें NAD पॉजिटिव चाहिए चलाने के लिए, ठीक है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, मान लो NADH बन गया था जब ग्लाइकोलिसिस हुआ, तो वो NADH आपने देखा, इथेनॉल जब पायरुवेट से इथेनॉल बन रहा है तो यूज हो गया, तो फिर NAD पॉजिटिव दोबारा जनरेट हो गया, और उसको हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस के लिए। किसके लिए यूज कर सकते हैं,
ग्लाइकोलिसिस के लिए। ठीक है, तो मतलब ये ना बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए कि जब पायरुवेट से, मतलब ग्लूकोज से आप पायरुवेट बना रहे हो, और फिर आगे आपका या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या इथेनॉल बनेगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड में डी कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, क्योंकि पायरुवेट में भी 3 कार्बन होते हैं, लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन होते हैं। लेकिन अगर पायरुवेट से इथेनॉल बनेगा तो उस केस में आपकी डी कार्बोक्सिलेशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे अब आपका, व्हाट विल बी द फेट ऑफ पायरुवेट अंडर एरोबिक कंडीशंस। फेट ऑफ पायरुवेट अंडर aerobic conditions. What will be the fate of pyruvate under aerobic conditions? तो ऑब्वियसली जब हम एरोबिक कंडीशंस की बात करते हैं तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, आपका क्रैब साइकिल, या जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल या क्या बोलते हैं आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, फेट ऑफ पायरुवेट अंडर एरोबिक कंडीशंस। ठीक है, तो एरोबिक कंडीशंस के लिए हमें जो होता है, मतलब जो पायरुवेट बना है आपका, ठीक है, उसको हम, वो किस में जाता है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में। ठीक है, बेसिकली पहले पायरुवेट से एसिटाइल कोई बनता है। ठीक है, कि जो पायरुवेट बना है, तो पहले हमें ये रिएक्शन पढ़नी है कि पायरुवेट से एसिटाइल कोई कैसे बनता है, और फिर ये जो एसिटाइल कोई बना है ये किस में जाता है आपका, इट विल एंटर इनटू सिट्रिक एसिड साइकिल। ये किस में एंटर करता है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे आप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रैब साइकिल बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, सो ठीक है, तो इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल, या और इसको आप क्या बोल सकते हो, क्रैब साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, और सिट्रिक एसिड साइकिल बेसिकली कहां पर होती है, आपके मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये कहां पर होती है आपके, इट टेक्स प्लेस इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो पायरुवेट तो हमारा कहां पर बना था, साइटोसोल में। तो ये जो रिएक्शन होती है पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, ये भी बेसिकली कहां पर होती है, आपके मैट्रिक्स के अंदर ही होती है। तो जो पायरुवेट बना है, पहले उसे हमें कहां पे लेके जाना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पे एसिटाइल कोई बनेगा, और फिर वो किस में जाएगा, आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में। कहां पे जाएगा आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में। ठीक है, तो मेन अब हमें यही पढ़ना है कि सिट्रिक एसिड साइकिल क्या होती है। ऑब्वियसली सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो कितने कार्बन का बनता है, आपका 6 कार्बन का, विच इज सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसके अंदर क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 6 कार्बन का बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 6 कार्बन का बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड। और इसलिए हम इस साइकिल को क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो मेन देखो क्या है ना, इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि एक तो मेन आपको जो भी हम इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, एक तो उनके स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, किस स्टेप पे क्या बन रहा है। ठीक है, कौन से स्टेप पे NADH बनता है। ठीक है, कौन से स्टेप के ऊपर FADH2 बनता है, कौन से स्टेप के ऊपर आपका GTP बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेन क्या होता है, कई बार स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो इसके अंदर जो मेनली है ना, जैसे एसिटाइल कोई से हम स्टार्ट करेंगे, तो मेनली तो 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। ठीक है, जैसे 5 कार्बन का तो अल्फा कीटोग्लूटारेट होता है, 6 कार्बन का जैसे सिट्रेट होता है, सिस एकोनाइट्रेट होता है, आइसोसिट्रेट होता है। बट फिर 4 कार्बन वाले बहुत सारे हैं, क्योंकि इसमें फ्यूमारेट भी होता है आपका, सक्सिनेट होता है, मैलेट होता है, ऑक्सैलो एसीटेट होता है। अब वो है ना 4 कार्बन वाले 4 कंपाउंड है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि किसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है,
और मैंने आपको पहले ही बताया कि सिट्रिक एसिड साइकिल कहां पर होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस साइकिल को। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम जो पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनता है, क्या बनता है आपका, पायरुवेट से एसिटाइल कोए। अब देखो इसमें जो नेट रिएक्शन है वो क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। जैसे ये मान लो पायरुवेट है, CH3CO नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो आपका पायरुवेट है, बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे इसमें बता रखा है 3 एंजाइम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये पायरुवेट से बनाते हैं एसिटाइल कोए। ठीक है, अब देखो पायरुवेट में 3 कार्बन है, एसिटाइल कोए में कितने कार्बन है आपके, 2 कार्बन है, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन होगी। ठीक है, अब देखो लिखा ना कि इट इज कैटालाइज्ड बाय पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, इसको 5 कोएंजाइम चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे एक टीपीपी, टीपीपी किससे डिराइव होता है, विटामिन बी1 से। एक होता है लिपोएट, एफएडी, एफएडी कहां से आता है, राइबोफ्लेविन से, बी2 से। तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो एंजाइम के साथ लगे होते हैं। लेकिन जो एनएडी पॉजिटिव है और जो को एंजाइम है वो तो को सबस्ट्रेट है, क्योंकि इस स्टेप पे एक एनएडीएच बनेगा और को एंजाइम में किसके साथ जाके लग जाएगा, कोएंजाइम में जो लगने के बाद ही एसिटाइल कोए बनेगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो ना कि आपको जैसे अब टीपीपी विटामिन बी1 से आता है, एफएडी बी2 से आता है, एनएडी बी3 से आता है और कोए बी5 से आता है। ठीक है, तो जब हम कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें विटामिन बी5 होता है। ठीक है, तो ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप, मतलब ये साइकिल का पार्ट नहीं होता है, इस स्टेप को हम साइकिल का पार्ट नहीं मानते। बट ऑब्वियसली पायरुवेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए, और एसिटाइल को ही किस में एंटर करता है आपका, सिट्रिक एसिड साइकिल में। किस में एंटर करता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर आपको साइकिल बताता हूं, ठीक है, फिर इसको आप बना लेना। अब देखो क्या है, ये एसिटाइल कोए आ गया, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि पायरुवेट से आया है। ठीक है, अब देखो ये ऑक्सैलो एसीटेट है। ठीक है, CCO नेगेटिव, इधर C डबल बॉन्ड O है, CH2CO नेगेटिव। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, पहला एंजाइम यहां पर है सिट्रेट सिंथेज। आप देख रहे हो कि एक वाटर आ रहा है और एक कोएंजाइम ए यहां पे निकल गया। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बना है ये बना है सिट्रेट, ये क्या बना आपका, सिट्रेट। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो कि मतलब ये स्ट्रक्चर तो ऐसे ही है, जैसे CH2CO नेगेटिव, CCO नेगेटिव, एक यहाँ पे H आके लग गया और एक CH2CO नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो CH2CO नेगेटिव है ये कहां से आया आपका, एसिटाइल कोए से। ठीक है, दूसरा स्टेप, जैसे यहाँ पे 2A 2B लिखा हुआ है तो दूसरे के 2 पार्ट्स हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का रिमूवल। ठीक है, अब वाटर में रिमूवल का क्या मतलब है कि जैसे एक OH यहां से चला गया और एक H यहां से चला गया। ठीक है, तो ये CH2CO नेगेटिव तो एस सच है, बट ये क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका कंपाउंड, सिस एकोनाइटेट। ठीक है, अब ये एकोनाइटेज ही कराता है, पहले वो डिहाइड्रेशन कराता है बाद में हाइड्रेशन कराता है। अब एक्चुअली होगा क्या, हाइड्रेशन के बाद जैसे पहले OH सेंटर वाले कार्बन के साथ लगा हुआ था, ठीक है, अब ये थर्ड वाले कार्बन के साथ लग जाएगा। ठीक है, जैसे ऑब्वियसली चलो इसमें हम नंबरिंग तो नहीं कर रहे हैं, जैसे वैसे नंबरिंग तो ऐसे स्टार्ट होगी ना 1 2 3 4, बट मेन क्या है कि जैसे 3 कार्बन है जो मेन जिनके साथ मान लो तीनों के साथ CO नेगेटिव लगा हुआ है। ठीक है, अब बात क्या है कि जो सेंटर वाला था उसके साथ OH था, लेकिन जो आइसोसिट्रेट होता है उसमें थर्ड वाले कार्बन के साथ OH है। जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया ना तो उसने उसने स्ट्रक्चर्स बनाए, अब क्या था कि दोनों स्ट्रक्चर 6 कार्बन वाले थे, तो आपको यही रिकग्नाइज करना था कि उसमें से कौन सा सिट्रेट है कौन सा आइसोसिट्रेट है। ठीक है, तो सिट्रेट के अंदर जैसा कि आप देख रहे हो कि सेंटर वाले कार्बन के साथ OH ग्रुप है, पहले डिहाइड्रेशन होती है और डिहाइड्रेशन के बाद जब वाटर को ऐड किया जाता है तो OH ग्रुप कहां पे जाके लग गया, मतलब थर्ड वाले कार्बन के साथ। ठीक है, वैसे मैं इसको 1 2 3 बोल रहा हूं। ठीक है, इसके बाद होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब एक तो ऑक्सीडेशन होगा और साथ में CO2 का रिमूवल होगा। यहां पे एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, अब देखो एक CO2 निकल गई, तो अभी तक तो सारे 6 कार्बन के थे,
जब एक CO2 निकल गई तो जो कंपाउंड बनेगा वो कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। ठीक है, 5 कार्बन का, जिसका क्या नाम है? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव, मतलब एक यहां से क्या निकल गया आपका? CO2 जो है वो आपका, मतलब एक CO2 जो है वो निकल गया। ठीक है, और इस स्टेप पे NADH भी बनता है। जैसे आप देखो ना, यू कंपेयर दी स्ट्रक्चर, तो ये तो एज इट इज है। अब इस कार्बन के साथ जो सीओ नेगेटिव था वो मान लो निकल गया। ठीक है, और एक हाइड्रोजन मान लो आपका यहां से निकल गया, और एक हाइड्रोजन ये निकल गया, तो उसने NADH बना दिया। ठीक है, तो जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है तो उस स्टेप पे NADH भी बनता है और एक CO2 रिमूव होती है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है और इसमें आपके 5 कार्बन है। और एक और भी चीज आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो, जैसे ये जो स्टेप था, जैसे सिट्रेट से सिस एकोनाइट्रेट बना, जैसे सिस एकोनाइट्रेट से आइसोसिट्रेट बना, तो ये रिवर्सिबल थे। बट जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बन रहा है, सो दिस इज नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोए बनता है। ठीक है, इसमें भी एक एक कोएंजाइम ये आएगा और एक आपका CO2 निकल जाएगा। ठीक है, और इस स्टेप पर भी एक NADH बनता है। तो यहां पर एंजाइम का नाम क्या होता है? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो 5 से 4 कार्बन, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो ना, एक और CO2 निकल गया। जैसे अब ये देखो, जो आपका एसिटाइल से आया है वो तो एज इट इज है। देखो वो CH2CO नेगेटिव को वो वाला CO2 नहीं निकल रहा। ठीक है, CO2, मतलब वो देखो ना, पूरे स्ट्रक्चर में आप देखो अभी तक अल्फा कीटोग्लूटारेट से लेकर सक्सिनाइल कोए तक, और आपने सिट्रेट से स्टार्ट करा है, वो CH2CO नेगेटिव एज इट इज है, क्योंकि वो कहां से आया? आपका पायरुवेट से। ठीक है, क्योंकि अब आगे तो CO2 निकलनी नहीं है। एक तो पायरुवेट से एसिटाइल कोई बना था, एक CO2 वो निकल गई। ठीक है, एक आपकी जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बना है, और एक जब अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोई बना है। ठीक है, तो CO2 तो बस यही रिलीज होनी है, क्योंकि आगे तो आपने जैसे ऑक्सैलो एसीटेट को रीजनरेट करना है तो 4 कार्बन ही आएंगे। ठीक है, फिर सक्सिनाइल कोए से, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सक्सिनाइल कोए सिंथेटेज, GDP से GTP बन जाता है। ठीक है, और एक कोएंजाइम है यहाँ पे निकल गया। अब जो स्ट्रक्चर बना है वो है सक्सिनेट, दैट इज CH2CO नेगेटिव, CH2CO नेगेटिव। अब देखो, सिर्फ ये जो दो स्टेप थे, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनाइल कोए, ये दोनों कैसे थे आपके? बोथ द स्टेप्स आर इरिवर्सिबल। लेकिन जब सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बन रहा है तो ये रिवर्सिबल है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि CH2CO नेगेटिव एंड CH2CO नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें से डिहाइड्रोजनेशन होती है। ठीक है, मतलब इसमें से दो हाइड्रोजन निकलेंगे, और वो किसके पास जाएंगे? FAD के पास, तो FADH2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इन दोनों के बीच में फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, CO नेगेटिव, CO नेगेटिव। तो सक्सिनेट से क्या बन गया? फ्यूमारेट। ठीक है, अब इसमें देर इज ए एडिशन ऑफ वाटर, और एंजाइम कौन सा होता है आपका? फ्यूमारेज। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि वाटर एडिशन का मतलब, अब देखो एक OH यहां आ गया और एक H यहां आ गया। ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये CH है, इसके साथ OH लग गया और इसके साथ हाइड्रोजन लग गया। ठीक ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? मैलेट। ठीक है, अब मैलेट से क्या बनता है? ऑक्सैलो एसीटेट। उसके लिए फिर ये दोनों हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था ना स्टार्टिंग में, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा, और ये हाइड्रोजन किसके पास जाएंगे? NAD पॉजिटिव के पास, और इस स्टेप पे भी क्या बनेगा? NADH। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, जो मैलेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। ठीक है, देखो भैया ना, मेनली आपको थोड़े स्ट्रक्चर्स, और देखो पहले तो आपको स्टेप्स ही पता होने चाहिए, किस स्टेप पे क्या बन रहा है, किस स्टेप पे NADH बनता है, किस स्टेप पे आपका FADH2 बनता है, किस स्टेप पे डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है, किस स्टेप पे GTP बन रहा है। ठीक है, और अल्टीमेटली वही है कि आपका ऑक्सैलो एसीटेट क्या हो गया? रीजनरेट हो गया। ठीक है, तो पहले एसिटाइल कोए प्लस ऑक्सैलो एसीटेट, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, सिट्रेट से सिस एकोनाइट्रेट, देन आइसोसिट्रेट, देन अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनाइल कोए, सक्सिनेट, फ्यूमारेट, मैलेट, ऑक्सैलो एसीटेट।
ठीक है। तो साइकिल तो ये ना हम कब से बढ़ते आ रहे हैं। अब आने को बेसिक सा क्वेश्चन आता है ना कि वही है ना कि आपको स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। पूछने को बेसिक भी पूछ लेगा कि एक साइकिल में क्या बनता है। ठीक है। फिर वो कई बार रिएक्शंस बना के दे सकता है, आपसे पूछेगा कि इस स्टेप पे क्या बन रहा है। ठीक है। जैसे आपने देखा कि जब सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है तब FeDH2 बनता है। तो आपको ये स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है। और स्ट्रक्चर्स भी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स बनते हैं। जैसे हमने कहा कि पायरुवेट से एलेनिन बनता है, वैलिन बनता है, ल्यूसिन बनता है, आइसोल्यूसिन बनता है। ऐसे ऑक्सैलो एसीटेट से अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो अब उसने नाम नहीं देगा, उसने स्ट्रक्चर बना दिया, आप खुद ही जज करो ये ऑक्सैलो एसीटेट है। ठीक है। या कुछ अमीनो एसिड अल्फा कीटोग्लूटारेट से बनते हैं, तो आपको खुद जज करना है कि वो अल्फा कीटोग्लूटारेट है। तो दे कैन गिव यू स्ट्रक्चर्स। अब अगर आपको स्ट्रक्चर्स पता होंगे तभी आप जज कर पाओगे कि ये वाला इंटरमीडिएट है। जैसे 5 कार्बन तो सिर्फ अल्फा कीटोग्लूटारेट में ही होते हैं। ठीक है। और 6 कार्बन सिट्रेट, सिस एकोनाइट्रेट और आइसोसिट्रेट में। बाकी जो सक्सिनेट है, आपका फ्यूमारेट है, मैलेट है, ऑक्सैलोएसीटेट है, इन सब के अंदर 4 कार्बन ही होते हैं। ठीक है। बनाओ एक बार इस साइकिल को, फिर हम और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, आपके डिफरेंट स्टेप्स जो सिट्रिक एसिड साइकिल में होते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, आपको स्ट्रक्चर्स और किस स्टेप पे क्या बन रहा है वो हमें इसमें याद रखना है। ठीक है। अब देखो, इसमें अगर हम जैसे बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो एक साइकिल में मतलब कितने NADH बने। ठीक है। तो अगर हम एक साइकिल में देखें तो एक साइकिल में कितने NADH बने, 3। कितने बने, 3 NADH। FeDH2 कितने बने, 1। GTP कितना बना, 1। और CO2 कितने बने, 2। तो एक साइकिल आपको 3 NADH, एक FeDH2, एक GTP और 2 CO2। जैसे अब सिंपल सा अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये आंसर देना है। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं ना, जैसे वो ग्लूकोज से मान लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, फिर 2 एसिटाइल कोए बनते हैं। ठीक है। वो हम अगर पूरे ग्लूकोज का काउंट करेंगे तो उसको काउंट करेंगे। बट अगर उसने सिर्फ एक साइकिल बोली है तो एक साइकिल में 3 NADH, 1 FeDH2, 1 GTP, 2 CO2। क्योंकि ऑप्शन ऐसी भी होगी जिसमें 6 NADH लिखे होंगे, 2 FeDH2 लिखे होंगे, 2 GTP लिखे होंगे और 4 CO2। ठीक है। वो उसका मतलब तो फिर 2 साइकिल्स होगी ना, क्योंकि 2 एसिटाइल कोए बनेंगे। तो ये तो एक साइकिल है। ठीक है। अगर 2 एसिटाइल कोए बनेंगे तो आपको पता है 2 साइकिल्स होंगी। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसमें एक दो चलो मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे एक पॉइंट तो क्या होता है कि वैसे तो जितने भी एंजाइम्स हैं सिट्रिक एसिड साइकिल के, वो प्रेजेंट होते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है। लेकिन एक एंजाइम जो है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है। एक तो आपने ये नोट की फॉर्म में याद रखना है। ऑल एंजाइम्स ऑफ ऑल एंजाइम्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, ऑल एंजाइम्स ऑफ citric acid cycle are present in are present in all enzymes of citric acid cycle are present in matrix of mitochondria, matrix of mitochondria except succinate dehydrogenase, except succinate dehydrogenase except succinate dehydrogenase comma which is present in which is present in
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑल एंजाइम्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज विच इज प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑल एंजाइम्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, एक पॉइंट जो अभी हमने जैसे ये डिस्कस किया था, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे इस कॉम्प्लेक्स में ना तीन एंजाइम्स होते हैं, उसके भी आपको नेम्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में हमने क्या लिखा था? तीन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक एंजाइम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, लिखा था ना, एक लिखा था E1 होता है। E1 बेसिकली होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। E1 कौन सा होता है आपका? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। E2 होता है आपका डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज। डाईहाइड्रो लिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। और E3 होता है आपका डाईहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। डाईहाइड्रो लिपोइल डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। So these are the three different enzymes of pyruvate dehydrogenase complex. So E1 is pyruvate dehydrogenase, E2 is dihydrolipoyl transacetylase, E3 is dihydrolipoyl dehydrogenase। ठीक है, और एक बार एक गेट में क्वेश्चन आया था, एक्चुअली एक हैवी मेटल होता है आर्सेनिक। ठीक है, तो वो इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है। आर्सेनिक कौन से कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे होता है ना आर्सेनिक टॉक्सिसिटी, तो आर्सेनिक इस स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स को क्या करता है आपका? इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा? सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, अब देखो अगर हम एटीपी देखें, ठीक है, जैसे देखो ना, आपने पढ़ा एनारोबिक कंडीशंस, तो एनारोबिक में तो ग्लूकोज से सिर्फ 2 एटीपी बन रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें ये निकालना है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन। देखो ना, एटीपी तो वही बने थे, और इसमें भी ये जो जीटीपी या एटीपी इसको आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो एटीपी तो अभी भी ज्यादा नहीं बने। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो एनएडीएच और एफएडीएच2 हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं तब हमें ये क्या देते हैं? एटीपी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो एनएडीएच और एफएडीएच2 हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा, एक एनएडीएच कितने एटीपी देता है? ठीक है, 1 एनएडीएच गिव्स यू, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो इट विल गिव यू 2.5 एटीपी। ठीक है, और एक एफएडीएच2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो वो आपको कितने एटीपी देता है? दैट इज 1.5 एटीपी। कितने देता है? 1.5। ठीक है, तो अभी तक हम देखते हैं कि जैसे पहले ग्लाइकोलिसिस हुआ, उसके बाद जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल हुई, तो हमारे पास टोटल सब कुछ क्या बना है? ठीक है, मतलब अगर हम एक ग्लूकोज पूरे की बात करें, ठीक है, अब जैसे अगर हम देखें, सबसे पहले क्या हुआ था? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं ग्लूकोज की, तो सबसे पहले हमें पता है क्या हुआ था? ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लाइकोलिसिस में वी नो कि 2 एटीपी बने थे, और 2 ही क्या थे आपके? एनएडीएच।
टू एटीपी एंड टू एनएडीएच, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, उसके बाद क्या होता, पायरुवेट से एसिटाइल कोए बना था। पायरुवेट से क्या बना था आपका, एसिटाइल कोए। ऑब्वियसली क्योंकि दो पायरुवेट बने थे, तो टू ही क्या बने थे आपके, एसिटाइल कोए। ठीक है, दो पायरुवेट से क्या बने थे, दो एसिटाइल कोए। तो यहां पे चलो मैं टू लिख देता हूं। जब एक पायरुवेट से एक एसिटाइल कोए बना था, तो वहां पर एक एनएडीएच की फॉर्मेशन हुई थी। अगर दो पायरुवेट से दो एसिटाइल कोए बनेंगे तो दो ही क्या बनेंगे आपके, एनएडीएच। दो क्या बनेंगे आपके, एनएडीएच। ठीक है, फिर उसके बाद हमने किसकी बात करी थी, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, अब आपको पता है कि दो साइकिल हुई हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास क्योंकि दो एसिटाइल को हैं, तो साइकिल भी कितनी हुई है, टू। टू सिट्रिक एसिड साइकिल। अब दो सिट्रिक एसिड साइकिल का मतलब, क्योंकि एक साइकिल में कितने एनएडीएच बने थे, थ्री। तो दो साइकिल में कितने बनेंगे, सिक्स। सिक्स एनएडीएच, टू एफएडीएच टू एंड टू जीटीपी। सिक्स एनएडीएच, टू एफएडीएच टू एंड टू जीटीपी। ठीक है, अब देखो एटीपी तो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एनएडीएच को हम 2.5 काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये तो दो एटीपी, तो ये टू को तो हम टू ही लिखेंगे। ठीक है, टू एनएडीएच मीन्स फाइव, अगेन टू एनएडीएच मीन्स फाइव, सिक्स एनएडीएच मीन्स 15, टू एफएडीएच टू मीन्स थ्री, एंड टू जीटीपी अगेन मीन टू। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐड करें, टू प्लस फाइव सेवन, 12, 12 प्लस 15 27, थ्री 30 एंड टू 32 एटीपी। सो वन ग्लूकोज अंडर एरोबिक कंडीशंस, वो आपको कितने एटीपी देगा, 32 एटीपी। ठीक है, बट वही ग्लूकोज एनारोबिक कंडीशन में कितने एटीपी आपको दे रहा था, टू एटीपी। कितने एटीपी दे रहा था आपको, टू एटीपी। कितना दे रहा था आपको, टू एटीपी। तो ग्लाइकोलिसिस में आपको दो एटीपी, दो एनएडीएच के फाइव, दो पायरुवेट से दो एसिटाइल कोई बने तो फाइव। ठीक है, और दो सिट्रिक एसिड साइकिल। अब इसमें ना एक चीज और होती है, एक्चुअली ये कई जगह पर ना फाइव की जगह थ्री होता है। तो उस केस में 32 की जगह कितने एटीपी बनते हैं, 30। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे जैसे नेक्स्ट क्लास में। एक्चुअली क्या होता है कि ये वाले एनएडीएच, ये वाले एनएडीएच और ये एफएडीएच टू, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बने हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। लेकिन ये जो एनएडीएच हैं, ग्लाइकोलिसिस वाले, बट ये कहां पर बने हैं आपके, ये तो साइटोसोल में बने हैं। तो इन, ये जो एनएडीएच होते हैं ना, एनएडीएच सीधा नहीं आ सकते माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो इसके लिए ना शटल पाथवे होते हैं। ठीक है, सुने हैं शटल पाथवे। जैसे ये जो एनएडीएच है, ये तो साइटोसोल में है, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो एक्चुअली ना वो जो शटल पाथवे होते हैं, उसके थ्रू एनएडीएच आते हैं। ठीक है, वो हम करेंगे डिटेल में डिस्कस। तो फिर वहां पर वो या तो फाइव एटीपी देंगे या थ्री देंगे। अगर फाइव देंगे तो आंसर 32 है, लेकिन अगर थ्री देंगे तो आंसर आपका 30 हो जाता है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। एक एस्पार्टेट में लेट शटल होता है, और एक आपका ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट शटल होता है। एस्पार्टेट में लेट शटल एंड ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट शटल। ठीक है, अगर एस्पार्टेट में लेट शटल होता है तब भी देखेंगे, और ग्लिसरॉल थ्री फॉस्फेट शटल होगा तब भी उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो वही है ना, ये जो साइकिल्स हम पढ़ते हैं, इनको आपको
एक कॉन्टिन्यूशन में पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ना कि आप, जैसे अगर आपको ग्लाइकोलिसिस क्लियर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो स्टेप वाइज हमें ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताओ, सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में बताओ, और हमें ये हर एक चीज ध्यान रखनी है कि कहाँ पर क्या बना है, ठीक है। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। सो आपको अच्छे से पहले ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, फिर फेट ऑफ पायरुवेट अंडर एनारोबिक कंडीशंस और फेट ऑफ पायरुवेट अंडर एरोबिक कंडीशन, ठीक है। ये जो NADH और FADH2 से जो हम ATP बना रहे हैं इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। बट पहले हमें ग्लाइकोलिसिस और जो आपका TC है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ये आप ट्राई करना, जैसे ये कुछ ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये जैसे ये क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई करना, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा आज हमने, ठीक है। पहले लास्ट लेक्चर में वी स्टार्टेड विद ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो मेनली उसमें हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस में जो उसके स्टेप्स थे, ठीक है, कहाँ पर ATP बना था, कहाँ पे NADH बना था, ठीक है। आज हमने थोड़ा सा उन्हीं स्टेप्स के बारे में देखा, जैसे हमने बैलेंसिंग रिएक्शन, कई बार होता है ना, कई बार जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस की बात करी है, ऐसे ही कई बार वो आपको रिएक्शन बैलेंस करने को दे देता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना, जैसे उसने आपको फर्स्ट रिएक्शन दी होगी, सेकंड भी मान लो दी होगी, बट उसने ATP सिर्फ एक का लिखा होगा, लेकिन हमें तो पता ना कि ग्लाइकोलिसिस में दो ATP बनते हैं, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो वो एक्चुअली क्या होगा ना, वो पहली रिएक्शन लिख देगा, दूसरी भी लिख देगा, बट वो एक ATP प्लस PI एक ATP लिखेगा, लेकिन हमें उसे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने जैसे ये देखा कि ग्लाइकोजन और स्टार्च वो कैसे ग्लाइकोलिसिस में एंटर करते हैं, कोई दूसरी शुगर्स होगी, फ्रक्टोज हो गया, मैनोज हो गया, ठीक है। फिर हमने KM और Vmax की बात करी, ठीक है। फिर हमने फेट ऑफ पायरुवेट देखा अंडर एनारोबिक कंडीशन की, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होती है और इथेनॉल फर्मेंटेशन। तो इनके अंदर सिर्फ ATP बनेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो ग्लाइकोलिसिस में NADH बने थे, तो वो क्योंकि दो पायरुवेट बने थे, तो दो लैक्टिक एसिड या दो इथेनॉल बनाने में वो NADH आपके कंज्यूम हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया कि इतने ग्राम ग्लूकोज है तो उससे थ्योरेटिकली कितने ग्राम इथेनॉल बन सकता है। और फिर हमने बात करी फेट ऑफ पायरुवेट अंडर एरोबिक कंडीशन, ठीक है। देखो क्या है ना, साइकिल तो आप वही बात है ना, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बट बात क्या है ना, अब आपको स्ट्रक्चर्स भी याद करने हैं। जैसे मैंने बताया ना ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस पे ज्यादा क्वेश्चन रेगुलेशन पे आता है, तो बच्चे ग्लाइकोलिसिस पढ़ के चले जाते हैं, रेगुलेशन नहीं याद होती। अब इसके अंदर ज्यादा मैटर करते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। कि अब क्या होता है ना, अगर आपको स्ट्रक्चर्स नहीं पता है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। हर एक चीज में क्या होता है ना, देखो आपको पहले बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। होने को तो अब वही ना, जैसे अब हर एक एंजाइम है, जैसे हर एक एंजाइम कैसे रिएक्शन कर रहा है, तो इतना तो हम उसमें नहीं जाते ना। ऑब्वियसली क्या होता है, एक एंजाइम होता है, उसमें उसमें एक्टिव साइट है, वहां पे सबस्ट्रेट आगे लग रहा है, ऐसे तो हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। तो बट वो हमारा कंसर्न नहीं है ना, हमें बेसिक जैसे क्वेश्चन आएगा। अब देखो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि एक साइकिल में बनता क्या है। अब कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि वो क्या जज कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि ग्लूकोज से तो दो पायरुवेट बनते हैं, फिर दो एसिटाइल कोई बनते हैं। हमें उसने ऐसा दिया नहीं है ना। हाँ, अगर उसने कहा कि आप ग्लूकोज से स्टार्ट करो, तब तो हम माने, तब हम मानेंगे कि दो साइकिल होंगी। बट अगर उसने क्वेश्चन दिया है कि एक ही साइकिल है, कि वन सिट्रिक एसिड साइकिल, तो वो हमें सिंपली लिखना है 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP एंड 2 CO2। और जो पायरुवेट टू एसिटाइल कोई बनता है, उसको हम साइकिल का पार्ट नहीं मानते, उसको हम साइकिल का पार्ट नहीं मानते। फिर मैंने आपको पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो मैट्रिक्स में होते हैं, एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने जैसे बैलेंस करा इसको कि एक ग्लूकोज से हमें कितने ATP मिलते हैं, ठीक है। तो इसको फिर हम शटल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और ये जो NADH और FADH2 बने हैं, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके ये हमें ATP देते हैं। और एक NADH 2.5 ATP दे रहा है, एक FADH2 1.5 दे रहा है, तो इसके पीछे भी क्या रीजन है, ठीक है। तो वो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। क्योंकि ये जो NADH और FADH2 है, इनकी ऑक्सीडेशन होगी, इनके ऑक्सीडेशन का मतलब इनमें से हाइड्रोजन रिमूव होंगे, इनमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो कौन सी चेन चलेगी,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब वो चेन चलेगी तो फॉस्फोरिलेशन होगी एडीपी की और एटीपी बनेगा। पहले हमने बोला था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, वो तो डायरेक्ट है ना कि जैसे सबस्ट्रेट से आ रहा है। जैसे इसमें भी देखो, देखो क्या होता है ना, जैसे जब हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, वहां पर मैंने आपको क्या कहा था कि 1,3 से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, तो फॉस्फेट वहां से आ गया। अब फॉस्फोनिल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा है, तो फॉस्फेट वहां से आ गया। अब देखो सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बन रहा है, तो क्या सक्सिनाइल कोए के पास फॉस्फेट है? हम्म। तो फिर जीडीपी के पास फॉस्फेट कहां से आया? एक्चुअली क्या होता है ना, देखो रिएक्शंस जो होती है ना, जैसे मान लो एंजाइम है, एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट है, तो फॉस्फेट तो एंजाइम का पार्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, हम किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म में नहीं जाते। जैसे आप नॉर्मली तो हम ये कहेंगे कि जैसे 1,3 से 3 बना था, तो एक फॉस्फेट उसने दे दिया, फिर आपने कहा फॉस्फोनिल पायरुवेट से पायरुवेट बना था, लेकिन अब सक्सिनाइल कोए में तो फॉस्फेट है ही नहीं। तो ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है ना, कि जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है, तो वहां पर बड़ी सारी रिएक्शंस होंगी, मैकेनिज्म होंगे, तो वहां से जो फॉस्फेट है वो आ रहा है। ठीक है ना, तो अब वही बात है ना, आप खुद सोचो कि एंजाइम कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। सो हम तो सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि रिएक्शन क्या कर रहा है, वी आर जस्ट डीलिंग विद द एंड प्रोडक्ट। बट ऑब्वियसली जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को देखते हो, तो वही होता है ना कि वो मतलब लॉन पेयर यहाँ पे अटैक कर रहा है, बीच में बड़े सारे इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं और एंड में प्रोडक्ट बन रहा है, तो हम मैकेनिज्म में तो जा ही नहीं रहे हैं। हम ऑर्गेनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म में नहीं जा रहे, हम सिंपली किस में जा रहे हैं कि हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, चलिए बाकी फिर इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हम्म। 2.5 मिलियन, हम्म। तो हम उसको 380 क्यों छोड़? वही तो मैं बताऊंगा ना आपको, क्योंकि छोटी क्लासेस में हम 3 मान के चलते हैं, ठीक है, बट वो है ना, इस लेवल पे हमने 3 नहीं मानना। ठीक है, वही आपको बताएंगे ना, वही तो बताना है कि वाई इट इज 2.5 एंड वाई इट इज 1.5। ठीक है, वो अगर आप 11th में भी पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, वही जैसे हम बेसिक ही पढ़ेंगे। देखो क्या होता है ना कि एक्चुअली कोई भी टॉपिक है, ठीक है, वो एक उसमें एक बेसिक लेवल भी होता है और बहुत एडवांस भी आप जा सकते हो। ठीक है, अब बेसिक लेवल का मतलब है कि मुझे समझ होनी चाहिए। जैसे है ना, ये साइकिल है, अब ये थोड़ा है कि मान लो मैंने ये साइकिल पढ़ ली, तो मतलब कि मुझे सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि पता नहीं वो कुछ और ही, जैसे कुछ और ही बीच में से उठा ले। बट क्या होता है, पहले मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, एग्जाम में कोई भी टॉपिक होता है उसके ऊपर, मतलब जैसे साइकिल्स पे जैसे हमें पता है कि कैसे से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमें पहले साइकिल पता होनी चाहिए, हमें स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए। जैसे अब आपने कहा 2.5 और 1.5 का क्या कंसेप्ट है, वाई वर नोट राइटिंग इट एज 3, वही तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वो क्योंकि आपको इस लेवल पे 2.5 ही याद रखना है। ठीक है, छोटी क्लासेस में जैसे बच्चों को हम 3 और 2 बता देते हैं, बट इस लेवल पे आपको 2.5 और 1.5, और इसका हम रीजन देखेंगे। जैसे आप नॉर्मली तो ये सोचोगे ना, आधा एटीपी क्या होता है, मतलब या तो पूरा एटीपी हो, या जैसे 1.5 क्या होता है, तो उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, वाई इट इज 2.5 एंड 1.5। ठीक है।